मेरी बड़ी बहन किरण की शादी के 4 साल बाद जब मां गांधारी को पता लगा कि उनके इकलौते बेटे आशीष का एक क्रिश्चियन लड़की मारिया के साथ कई महीनों से चक्कर चल रहा था और दोनों ने चर्च में शादी कर ली है तो उनके दिल पर जबरदस्त आघात लगा। इलाहाबाद के संगम घाट के त्रिभुवन पंडा महाराज के यहाँ आज से 45 साल पहले जन्म लेकर पांडित्य संस्कारों के साथ उम्र के हर एक पड़ाव को पार करते हुए जब 20 साल की गांधारी की शादी एक उच्च कुलीन ब्राह्मण घराने में हुई थी, तब तक उसका मस्तिष्क लकीर का फकीर हो चुका था। वाराणसी में ससुराल होने के कारण भी वह अपने भाग्य को हमेशा सराहा करती थी। शादी के बाद अगले 7 सालों में ही किरण, आशीष और मैं सिमरन गांधारी की कोख से जन्म लेकर इस पंडित परिवार का हिस्सा बन चुके थे। हम तीनों बच्चों को भी मां गांधारी अपने पुरातन विचारों के रंग में रंग देना चाहती थी, पर गांधारी का पति अर्थात मेरे पापा निशांत उपाध्याय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में भारतीय कला और संस्कृति विभाग में प्रोफेसर होने के नाते और बदलते युग के आहत को पहचानते थे, इसलिए बड़े होने के साथ साथ स्कूल और कॉलेज जाकर नई विचारधाराओं की आशंका समझते वाले हम तीनों बच्चे जब माँ का विरोध करते तो पापा हमेशा हमारे पक्ष में ही खड़े हो जाते। माँ जब कहती तुम हमेशा गलत बात पर बच्चों को समझाने के बजाय मुझे ही समझाने लग जाते हो, तो पापा उन्हें समझाने लगते। गांधारी हमारा तुम्हारा युग और था, तब मनोरंजन के इतने साधन नहीं थे। हम घर के बड़े बूढ़ों को बिना बताए घर से बाहर नहीं जा सकते थे। समय से घर लौटने को बाध्य थे। बहुत सी बातें ऐसी थी जिनका हम चाहकर भी विरोध नहीं कर पाते थे। इसलिए समय की मांग है कि बच्चों को अपने हिसाब से चलाने के बजाय उन्हें अपने हिसाब से जीवन जीने दो। पापा की बातें सुनकर माँ गुनगुना कर रह जाती, क्योंकि उनके दिमाग में तो सारी पुरानी रूढ़िवादिता से भरी बातें ही थी, जिन्हें उनका मन मस्तिष्क बाहर निकालने को तैयार ही नहीं होता था। वे यही जानती थी कि अधिकतर अछूत और निम्न जाति के लोगों का मतांतरण कराकर उन्हें जबरन ईसाई बना दिया जाता है। खान पान में भी मांस मछली के साथ साथ स्त्री और पुरुष मदिरा का सेवन भी जमकर करते थे, और सबसे बढ़कर ये धारणा तो इतनी गहराई से जड़ें जमा चुकी थी कि इसे धर्म में लड़के व लड़कियों का स्वच्छ चरित्र नहीं होता था। कई लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाकर वासना की पूर्ति करने रहता इनका शौक होता है। इसलिए वो आशीष के लिए अपनी पंडिता इन सहेली सुजाता की लड़की उर्मिला को बहू बनाकर इस घर में लाने का सपना संजो बैठी थी। सुजाता आंटी से उन्होंने पक्का वादा करते हुए कह दिया था, अब उर्मिला शादी के लायक हो रही है तो मैं उसे अपने घर की बहू बनाकर अवश्य लाऊंगी। मेरे आशीष के लिए इससे अच्छा कोई मैच हो ही नहीं सकता। किरण दीदी की शादी के अवसर पर हल्दी की रस्म के समय भी जब सुजाता आंटी ने एक बार फिर माँ का ध्यान इस बात की ओर यह
कर दिखाया। वो देखो, तुम्हारी छोटी बेटी सिमरन के साथ सजी धजी उर्मिला कितनी प्यारी लग रही है। बस उसकी शादी हो जाए तो मेरी चिंता दूर हो। पता नहीं तू इतनी फिक्र क्यों करती है। मेरा आशीष कहीं भागा थोड़ी ही जा रहा है। बस वह फार्मेसी का कोर्स करके फार्मास्टिक बनकर अपने पैरों पर खड़ा हो जाए तो फिर मैं तेरी प्यारी गोरी गुदगारी और गुचमा लड़की को अपनी बहू बना कर ले आऊंगी। तू चिंता ना कर। माँ उन्हें हिम्मत देती, लेकिन फार्मेसी कोर्स के फाइनल ईयर के दौरान एक दिन जब मदर टेरेसा चैरिटेबल अस्पताल की पार्किंग में आशीष अपनी बाइक को पार्क करके मुड़ा ही था तो उसकी नज़र मारिया पर पड़ी। मारिया अपनी नर्स वाली ड्रेस में बहुत ही सुंदर और आकर्षक लग रही थी। अपनी एक्टिवा को तत्परता से स्टैंड में खड़ी करके वह आशीष पर एक नज़र डालती हुई अस्पताल के एंट्रेंस गेट की ओर बढ़ी ही थी कि आशीष ने पीछे से आवाज़ लगाई, अरे मैडम, आप अपना पर्स एक्टिवा के हुक में लटका हुआ छोड़े जा रही हैं। ओह थैंक यू कहते हुए मारिया ने वापस लौटकर अपना पर्स लिया और बोली, मुझे पहले ही देर हो गई थी। आज एक क्रिटिकल ओपन हार्ट सर्जरी में डॉक्टर पार्निकल की नर्स टीम का एक हिस्सा हूँ मैं। 10 मिनट लेट हो गई हूँ। ये बनारस का ट्रैफिक भी न। वैसे मैं इस अस्पताल की सिस्टर मारिया, मैं आशीष मारिया ने इस नाम को दोहराया, लेकिन उसके पास समय नहीं था जो वह और रुकती। सॉरी कहती हुई मारिया अपना पर्स उठाए पलक झपकते ही अस्पताल के अंदर दौड़ती चली गई। आशीष को लगा कि वह तो इतनी तेज दौड़ नहीं लगा पाया, लेकिन उसका दिल ज़रूर मारिया के संग दौड़ पड़ा था। अचानक उसे बचपन के प्ले स्कूल में साथ पढ़ने वाली बार्बी डॉल जैसी दिखने वाली मारिया नाम की सुंदर सी नीली आँखों वाली क्रिश्चियन लड़की का ख्याल आ गया। इसकी भी तो आंखें नीली ही थी। कहीं ये वही मारिया तो नहीं जो प्ले स्कूल के बाद किसी और स्कूल में पढ़ने चली गई थी। मदर टेरेसा अस्पताल की फार्मेसी में अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए आवश्यक मेडिसिन रिलेटेड नोट्स लेकर आशीष वापस जाना चाहता था, पर उसके कदम न जाने क्यों अस्पताल के क्रिटिकल केयर यूनिट के ऑपरेशन थिएटर की ओर मुड़ गए। ओटी के बाहर तेज लाल बल्ब जल रहा था। इसका मतलब था कि अंदर संघर्ष ऑपरेशन चल रहा था। आशीष सोचने लगा कि इस समय मारिया मुंह को मास्क से ढके हुए कैसी लग रही होगी। एक तरफ ऑपरेशन टेबल पर जिंदगी और मौत से जूझता बेहोश मरीज और दूसरी तरफ उसकी जान बचाने वाले डॉक्टर, हेल्पर और नर्सें, जिसमें एक मारिया भी। उस दिन ओटी के बाहर बस मारिया की एक झलक पाने के लिए वह घंटों बैठा रहा और मारिया से मिलकर ही रहा। मारिया ने जब उससे पूछा कि तुम्हारा उस मरीज से क्या संबंध है, तो वह बोला, मेरा मरीज से तो कोई संबंध नहीं, पर हाँ, उस मरीज की जान बचाने वाली टीम के एक सदस्य से अवश्य आज मेरी जान
पहचान हुई है और मैं उसी से संबंध बनाना चाहता हूँ। कौन है वह? वही जो मेरे सामने खड़ी है, लेकिन उसे संबंध बनाने में रुचि ही ना हो तो तब तो मैं और भी रुचि लूँगा, ये जानने के लिए कि उसे रुचि क्यों नहीं है। मारिया ने गौर से आशीष को देखा, फिर बोली, अभी तो तुम अपना मोबाइल नंबर दे जाओ और फिर जब मैं फ़ोन करूं तो उस स्टॉप पर तुमसे मिलने आ जाना। 2 दिन यूं ही बीत गए। चौथे दिन लैंडलाइन नंबर से फ़ोन आया। मैं मारिया बोल रही हूँ। आज दोपहर 1 बजे लंच टाइम में द बेस्ट ऑफ बनारस रेस्टोरेंट में मिलो। जैसे जल अपने लिए बहने का मार्ग खोज लेता है, ऐसे ही मजनू रूपी प्यार भी अपनी लैला खोज ही लेता है। आशीष को भी अपने बचपन की लैला मिल गई और दोनों का प्यार माँ बाप का डर और मजहब की सभी दीवारें लांघना हुआ कोर्ट मैरिज करके विवाह के बंधन में बंध गया। सबसे पहले ये खबर आशीष ने मेरे मोबाइल पर फ़ोन करके मुझे बताई। मैंने जब माँ को बताया तो वे मुझ पर ही बरस पड़ी। तू मुझे अब बता रही है, जब सब कुछ हो गया। मैं क्या करती माँ, मुझे भी तो अभी पता चला है। मम्मी का चीखना, बड़बड़ाना और मारिया को कोसना शुरू हो गया। मुझे यूनिवर्सिटी के लिए देर हो रही थी। माँ को ऐसी चीखती चिल्लाती हालत में छोड़कर मैं जा नहीं सकती थी। मुझे पता था कि वह किरण दीदी की शादी के समय से ही हार्ट की मरीज है और पापा तब से ही हमें समझाते आ रहे हैं कि तुम सब ऐसा कुछ नहीं किया करो कि माँ के दिल पर असर पड़े। मैंने पापा को फ़ोन पर सारी बात बताई और कहा, पापा मेरा यूनिवर्सिटी जाना बेहद ज़रूरी है। आप जितनी जल्दी हो सके घर आ जाओ। मेरी बात सुनते ही पापा बोले, तू चिंता ना कर, मैं शीघ्र ही घर पहुंचता हूँ। तब तक तू उन्हें ढंग से बैठाकर पानी पिला दे और सार बिटाल टैबलेट उनके मुंह में जीभ के नीचे रख दे। बड़ी मुश्किल से लाइफ सेटिंग ड्रेस माँ की जीभ के नीचे मैं रख पाई। हालांकि मेरा समझाना व्यर्थ ही था, परंतु मैं उन्हें संभाले रही। फिर पापा के आते ही मैं यूनिवर्सिटी के लिए घर से निकल गई। मैं रास्ते भर इसी सोच में डूबी रही कि कैसे अपने और रितेश के प्यार को सहेज पाऊंगी। मैं भी तो एकांत पलों में बनारस के बैठे निकल पार्क में उसके साथ जीने मरने की कस्में खा चुकी हूँ। बनारस का ये पार्क रितेश को तो पसंद था ही, मुझे भी पसंद आने लगा था, क्योंकि अपने प्यार का इजहार करने वह मुझे पहली बार यही लाया था। बचपन में उसके पापा कर्नल शरद राय ज़्यादा अपनी लाइफ और नन्हे रितेश को इसी पार्क में साथ लेकर अक्सर घुमाने ले आते थे। कश्मीर पोस्टिंग के दौरान उसके पापा आतंकियों द्वारा किए गए एक हमले में शहीद हो गए थे और तब रितेश की माँ डिम्पी भी अपने इकलौते बेटे रितेश को लेकर इसी पार्क में आकर एक अजीब सा सुकून महसूस करती थी। रितेश अक्सर इस पार्क में मुझे किसी पेड़ के सहारे टिकाकर बैठा देता, फिर मेरी गोद में अपना सिर रखकर लेटते हुए कहता, सिम्मी अपने प्रिय साथी को
खोने के बाद कितना अकेला रह जाता है इंसान। उसका इशारा अपनी माँ की तरफ रहता था। इस पर मैं अपनी उंगलियां उसके घुंघलाले घने बालों में फंसाकर सहलाने लगती और कहती, यह तो जीवन और नियति का खेल है। समय कुछ छीनता है तो बहुत कुछ देता भी है। कहते कहते मैं उसके चेहरे पर झुककर अपने सारे खुले बाल बिखेर देती और वह शरारत से अपना चेहरा उठाकर मेरे होठ चूम लेता। हमारे दिन एक दूसरे को समझते हुए ऐसे ही बीत रहे थे, लेकिन आज यूनिवर्सिटी आने के बाद पूरा दिन भैया और माँ के बारे में सोचते हुए ही बीत गया। मुझे पता था कि रितेश आज क्लास नहीं अटेंड कर पाएगा, क्योंकि उसे आज माँ को लेकर रेगुलर चेकअप के लिए मिलिट्री अस्पताल में जाना है। यूनिवर्सिटी में मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगा। प्री एग्जाम प्रिपरेशन पीरियड्स चल रहे थे, इसलिए अटेंड करना बहुत ज़रूरी था। इसलिए और भी कि रितेश आज एब्सेंट था। शाम को यूनिवर्सिटी से जब मैं घर पहुंची तो घर में काफ़ी हंगामा मचा हुआ था। मैंने घर में प्रवेश करने के साथ ही भाई को कहते सुना, माँ तुम मुझे कितना ही मार लो, पर मैं किरण दीदी की तरह कमज़ोर नहीं हूँ। मैंने मारिया से कोर्ट में शादी कर ली है। तुम्हें उसे बहू के रूप में स्वीकार करना ही होगा। गुस्से के मारे माँ शायद भैया के गालों पर कई चाटे जड़ चुकी थी। पापा उन्हें संभालने में जुटे हुए थे। क्या कहा तूने? एक तो गलत काम किया, मुझे बताए बिना एक ईसाई लड़की से शादी कर ली। मैंने तेरे लिए कितनी सुशील लड़की ढूंढ रखी थी, लेकिन जिसे आप मेरे गले मढ़ देना चाहती थी वह तो मुझे बचपन से ही नापसंद। भैया चुप न हुआ तो मम्मी फिर आपे से बाहर हो गई। वे चीख पड़ी, मुझे अपनी करनी है तो इसी समय निकल जा इस घर से अपने जीते जी। मैं तेरी चहेती के कदम कभी इस घर में नहीं पड़ने दूंगी। कहते हुए माँ का हाथ एक बार फिर भैया के ऊपर उठ गया और संभव था कि वे एक चाटा और जड़ देती, लेकिन पापा ने बीच में ही उनका हाथ रोककर कस के डांटा, स्टॉप इन, पागल हो गई हो क्या? इतने बड़े लड़के पर हाथ उठाए चली जा रही हो, जिसे वो चाहता ही नहीं, उससे वो कैसे शादी कर ले? रही उर्मिला की बात तो उसे कोई दूसरा लड़का मिल ही जाएगा। और सुजाता से किए मेरे वादे का क्या होगा? तुम्हें अपनी सहेली से ऐसा वादा करना ही नहीं चाहिए था। अच्छा तो तुम भी अपने लड़के को समझाने के बजाय मुझे समझाने। गांधारी, तुम शायद भूल रही हो कि थायराइड और डायबिटीज़ की दवाओं के साथ साथ तुम्हें हार्ट की भी परेशानी है। तुम्हारा इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है। चलो अपने कमरे में चलो। कहकर पापा माँ को संभालते हुए अपने कमरे में ले गए। उनके कमरे में जाते ही भैया ने ऊपर अपने कमरे में जाकर पिट्ठू बैग उठाया और बाहर खड़ी अपनी बाइक लेकर तुरंत कहीं निकल गया। मैं जब तक उसे रोकती, पापा ने मुझे आवाज़ देकर कमरे में बुला लिया। माँ के सीने में बाईं तरफ तेज दर्द उठने लगा था और वे अपनी छाती पर हाथ रखे
जोरों से कहार रही थी। मैं पास पहुंची तो पापा ने मुझे माँ के पास बिठाया और बताया, तेरी माँ को माइनर हार्ट अटैक पड़ा है, अभी तो आराम करने देते हैं, नींद आ गई तो ठीक, नहीं तो रात में ही अस्पताल ले जाना होगा। तो आशीष को बुलाकर ला, वह तो अपना पिट्ठू बैग लेकर बाइक से कहीं चला गया है। पापा ने इतना ही कहा, फिर मुझसे बोले, अच्छा ऐसा कर, तू मेरे लिए एक कप कॉफ़ी बना कर ले आ। पापा माँ को लेकर बहुत चिंतित हो गए थे। ऐसा दर्द माँ को दूसरी बार उठा था। इससे पहले भी उन्हें तब अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जब गोद भराई की रस्म के बाद किरण दीदी अपनी सहेली के पति की डेथ पर माँ को बिना बताए मुझे साथ लेकर चली गई थी, और जब पता चला कि वह गमी में गथी तो उन्होंने घर सिर पर उठा लिया था। मुझे पता है कि तूने कितना बड़ा अनर्थ कर डाला। एंगेजमेंट के बाद किसी के यहाँ गमी में जाना कितना बड़ा अपशगुन है। शादी टूट तक सकती है। माँ, मुझे तुम्हारी ये दकियानूसी बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। बस दीदी का इतना कहना था कि मम्मी आग बबूला हो उठी, बड़ी जबान चलने लगी है तेरी। इसमें जबान चलने जैसा क्या है माँ? किसी के दुख में शरीक होने से ऐसा कुछ नहीं होता। ये तर्क वितर्क माँ को बर्दाश्त नहीं हुआ और अपने स्वभाव के कारण वे इतना चिल्लाई कि बीपी हाई होने के साथ ही दिल का दौरा पड़ गया। यहाँ तक कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। तब पापा ने हमें समझाया था कि तुम दोनों अपनी माँ से ज़्यादा उलझा मत करो, उनका पूरा ख्याल रखा करो। तब से हम भी उनसे बहस ना करके उनकी हर बात मान लेते, उन्हें खुश रखने का भी प्रयास करते। लेकिन माँ न जाने किस मिट्टी की बनी थी कि यदि उनके मन की बात ना पूरी हो तो वे हमारी तुरंत क्लास ले डालती। फिर ये भी नहीं देखते कि हम यूनिवर्सिटी से थके हारे अभी ही लौटे हैं या भैया अपने एग्ज़ाम की तैयारी में जुटा है। बस उनके मुंह से निकली बात तुरंत पूरी होनी चाहिए। अभी कुछ महीने पहले की ही तो बात है, भैया अपना फार्मेसी का दूसरा पेपर देकर घर में घुसा ही था कि माँ उसे स्टील का बड़ा सा कटोरदान पकड़ाती हुई बोली, तुम कपड़े बाद में बदलना, पहले ये गाजर का हलवा सुजाता आंटी को दे आ। मैंने खूब मेवे डालकर बनाया है। उर्मिला को भी मेरे हाथ का बना हलवा बहुत पसंद है, लेकिन भैया ने साफ मना कर दिया, माँ मैं अभी नहीं जा सकता, कल सवेरे मेरा इम्पोर्टेड पेपर है, मुझे उसकी तैयारी करनी है। तैयारी के पूरी रात पड़ी है। माँ कुछ आगे बोलती, भैया ने साफ मना कर दिया। माँ ने कई बार कह चुका हूँ कि मुझे सुजाता आंटी के यहाँ जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, कहकर भैया तेजी से सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ ऊपर अपने कमरे में चला गया। उसके बाद तो माँ को संभालना मेरे लिए मुश्किल हो गया। वह तो अच्छा हुआ कि उस दिन पापा यूनिवर्सिटी से थोड़ा जल्दी आ गए थे और तुरंत ही परिस्थिति समझते हुए अपने साथ कार में बैठाकर माँ को सुजाता आंटी से मिलाने ले गए। कई दिन से वे
उनसे मिली भी नहीं थी और अपनी गोरी गुदगारी और गुस्मा होने वाली बहू को भी नहीं देखा था। घर में ऐसा तनाव मैं बचपन से ही देखती आ रही थी, पर आज 25 साल के भैया पर माँ का ये हाथ उठाना मुझे किसी तरह से भी उचित नहीं लगा था। सोचने लगी, क्या मैच्योर बच्चों को अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए? इस मामले में मुझे पापा के विचार बचपन से ही पसंद आते थे। ऐसी स्थिति में वे अक्सर कह देते थे, बेटे, माँ बाप का फर्ज बच्चों को अच्छी शिक्षा और संस्कार देना है, और ऐसा इस जीवन में अगर हम कर सकें तो बच्चे जो भी निर्णय लेंगे उनका गलत होने का प्रतिशत न के बराबर होगा। किरण दीदी ने शादी से पहले जब पापा से कहा था कि पापा आप कोई और रिश्ता देख लो, मुझे तो ये लड़के वाले बड़े हैं मंगलू लग रहे हैं। पहले ही इतनी डिमांड उन्होंने पूरी करवा ली और अब कार भी मांग रहे हैं। तो पापा बोल पड़े थे, तू बात तो सही कह रही है, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, उन्हें मना किया जा सकता है। तभी माँ चीख पड़ी थी, जब मैंने लड़का पसंद कर लिया है और लड़के के साथ समधन ने भी किरण को पसंद कर लिया है, मैं इस रिश्ते को हाथ से जाने नहीं दूंगी। किरण की शादी इसी लड़के से होगी। रही कार की बात, तो क्या उसका इंतज़ाम हम नहीं कर सकते? अरे शादी के बाद मेरी लाडली ही तो उसमें बैठकर घूमेगी। आखिर माँ किरण की शादी वहीं करवा कर मानी। माँ को लगता था कि उन्होंने अपनी जिद से किरण की शादी जिस उच्च कुलीन ब्राह्मण परिवार के कुंडली शास्त्र के ज्ञान में पारंगत भृगु संहिता के आधार पर लोगों का भविष्य फल बताकर पैसा कमाने वाले 30 वर्षीय ज्योतिषाचार्य पंडित विमल चतुर्वेदी से की है। वह अपनी ससुराल में सुख से रह रही है, पर किरण दीदी के ससुराल की सुख सच्चाई में पूरी तरह परिचित थी, क्योंकि दीदी से जब भी बात होती तो अक्सर वह अपनी व्यस्तता सुनाते हुए रो पड़ती। वह कहती, सिमरन, इस घर में बड़ी भाभी को छोड़कर सब में अपने पांडित्य का अहंकार और घमंड इतना फूट फूट कर भरा है कि मन करता है कि इन सबकी कुंडलियां भी किसी सुयोग्य पंडित से जांचवाऊं। बड़ी भाभी तो विमल को टोक भी चुकी है, तू अब तक उल्टे सीधे उपाय और फालतू का कुंडली भाग्य फल बताकर लोगों को ठगता रहेगा। अरे कभी किरण को कहीं घुमाने फिराने और पिक्चर दिखाने भी ले जाया कर। उसे केवल घर के काम में उलझाए रखना और बच्चे पैदा करने के लिए ही तू ब्याह कर लाया है। ऐसी बातें सुनकर मैं समझ जाती कि दीदी ससुराल में कितनी सुखी है। मम्मी के पास बैठे पापा को कॉफ़ी पकड़ाकर मैं ऊपर भैया वाले कमरे में पहुंची। भैया को कई बार फ़ोन मिलाया, पर उस रात घर पर पढ़ने में मेरा मन ना लगा। मम्मी अभी तक के बेसुध थी। मैंने पापा को खाना खिलाया, खुद भी खाया, फिर अपने कमरे में जाकर लेट गई। 4 साल पहले इसी कमरे में किरण दीदी के साथ बिताए बचपन से अब तक के समय को याद करते करते मैं सो गई। सवेरे
माँ उठ तो गई थी, पर चेहरे पर उदासी और चुप्पी छाई हुई थी। मैं समझ गई कि माँ के होश में आने के बाद पापा उन्हें रात भर समझाते रहे होंगे। उन्होंने बताया कि होगा कि भैया घर छोड़कर चला गया है। मुझे पता था ऐसी स्थिति में माँ को समझाने में पापा अकेले ही सक्षम थे। उस दिन सवेरे चाय नाश्ता और खाना मैंने ही बनाया। मम्मी की हालत स्थिर देख पापा ने मुझे पास बुलाया और पूछा, यूनिवर्सिटी में कितने बजे से क्लासेज में है? तुम्हारे आज कल फाइनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन स्टडी चल रही है। थोड़ी देर से जाऊंगी, कोई ज़रूरत हो तो न जाओ, नहीं तुम्हें जब भी जाना हो चली जाना। मैं बैंक जाना चाह रहा था तो हो आइए न, पास में ही तो है बैंक की ब्रांच। मैं तब तक माँ की देखभाल कर लूँगी। पापा बैंक चले गए। जब लौटे तो मैं ऊपर भैया वाले कमरे के अटैच बाथरूम में नहाई धोई, फिर गाउन पहनकर निकली। यूनिवर्सिटी जाने वाले कपड़े पहनकर तैयार हुई। वहीं से मैंने रितेश को फ़ोन लगाकर पूछा, आज तो यूनिवर्सिटी आ रहे हो ना? हाँ। उस दिन मैंने रितेश की पसंद वाली ब्लू कलर की जीन्स और फाल साई कलर का टॉप पहना था। अपने को ड्रेसिंग टेबल के लंबे आईने में कई एंगल से निहार कर खुले लेकिन सेट किए बालों पर एक बार और कंघी फेरती हुई, पैरों में नई बैली पहनकर घर से बाहर निकलने से पहले मैं माँ के पास गई और पूछा, कैसा महसूस कर रही हो माँ? मैं अब अच्छा महसूस कर ही नहीं सकती। आशीष मुझको ऐसा धोखा देगा, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। अब मैं अपनी सहेली सुजाता को कौन सा मुँह दिखाऊंगी? मैंने कुछ भी बोलना उचित न समझा। मैं वहाँ चुपचाप खड़ी रही, लेकिन माँ बड़बड़ाती रही। वो ईसाई लड़की इतनी अपनी हो गई कि माँ को छोड़कर चला गया। अब वह उसे लेकर आया भी तो मैं उसे घर में घुसने नहीं दूंगी। रहे उसी के साथ कहीं भी। मुझे लगा कि मैं जितनी देर भी माँ के सामने रहूंगी वो इसी तरह की बातें करती रहेंगी, इसलिए माँ के पास से उठ गई। तभी पापा कमरे में माँ के पास आकर बैठ गए। मैंने कहा कि पापा, मैं निकलती हूँ यूनिवर्सिटी के लिए। अपना यूनिवर्सिटी बैग के लिए मैं बस स्टैंड पहुंची। रितेश अपनी बाइक पर बैठा मेरा ही इंतज़ार कर रहा था। यूनिवर्सिटी पहुंचने तक मैंने कल का सारा किस्सा रितेश को बता दिया। पूरा किस्सा सुनकर वह बोला, तुम्हारे भैया ने स्टेप तो सही लिया, पर उसे माँ को विश्वास में लेना चाहिए था। तुम माँ से अभी मिलो, नहीं तो वह कभी भी यह शादी नहीं होने देती। वे तो अपनी सहेली की गोद ली हुई बच्ची उर्मिला को अपनी बहू बनाना चाहती थी। अपनी सहेली से उन्होंने वादा भी कर लिया था। यूनिवर्सिटी के साइकिल स्टैंड पर बाइक को खड़ी कर रितेश के साथ क्लासरूम की तरफ कदम बढ़ाकर साथ चलते हुए मैंने उसकी हथेली को अपनी हथेली की उंगलियों में फंसाकर कस के दबा दिया। क्लासरूम में पहुंचकर हम हमेशा की तरह अगल बगल बैठ गए। हमारा तीसरा पीरियड खत्म ही हुआ था कि मेरे मोबाइल की रिंगटोन बज उठी। पापा का फ़ोन था। पता नहीं क्यों मेरा दिल किसी
आशंका से कांप उठा। मैंने तुरंत कॉल कनेक्ट की। पापा की आवाज़ थी, तू जल्दी से घर आ जा, तेरी माँ को फिर से अटैक पड़ा है, बेहोश हो गई है, लगता है उन्हें अस्पताल ले जाना होगा। मैंने पूछा कि क्या भैया उनसे मिलने आया था? तो वह बोले, नहीं, सुजाता अपनी लड़की को लेकर उनसे मिलने चली आई थी। जब उसे पता चला कि तेरी माँ को कल भी हार्ट अटैक पड़ा था, तो मैंने बता दिया कि हमें अंधेरे में रख आशीष ने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली है। इस पर सुजाता ने तुम्हारी माँ को बहुत कुछ सुना डाला और बगैर कोई सिंपैथी दिखाए वापस चली गई। उसके जाते ही तुम्हारी माँ को दौरा पड़ गया। तुम शीघ्र ही आ जाओ, उन्हें अस्पताल ले जाना होगा। ठीक है पापा, मैं पहुँचती हूँ कहकर जैसे ही मैं रितेश की तरफ मुड़ी और कुछ कहने जा रही थी कि वह बोला, सिम्मी, मैंने सब सुन लिया है, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। स्टैंड से अपनी बाइक उठाने के लिए मेरे साथ चलते हुए न जाने क्या सोचकर उसने मुझसे कहा, सिम्मी, तुम्हें अपने भैया को फ़ोन लगाकर उन्हें इस स्थिति से अवगत कराने के बाद मेरी बात भी उनसे करवा दो। लेकिन रितेश भैया तो तुम्हारे बारे में कुछ जानता ही नहीं है। नहीं जानता है तो इसी बहाने जान परिचित हो जाएगा। तुम उसे फ़ोन तो करो। मैंने भैया को फ़ोन मिलाया। एक ही बार रिंगटोन बजने पर भैया ने फ़ोन उठा लिया। तुरंत पूछा, सिमरन, माँ का गुस्सा शांत हुआ? नहीं, बल्कि गुस्सा करने से उन्हें कल रात हार्ट अटैक पड़ गया था और अभी अभी यूनिवर्सिटी में मेरे पास पापा का फ़ोन आया था कि उन्हें फिर से अटैक पड़ा है और अस्पताल में भर्ती कराना पड़ेगा। मेरा फ्रेंड रितेश अपनी बाइक से मुझे घर छोड़ने जा रहा है और वह तुमसे कुछ बात करना चाहता है। लो, उससे बात करो, कहकर मैंने रितेश को मोबाइल पकड़ा दिया। रितेश ने कहा, आशीष भैया, माँ को इस हादसे से निकालने का एक ही तरीका है कि आप जिस अस्पताल की फार्मेसी में काम करते हैं वहाँ से किसी अच्छे डॉक्टर और मारिया भाभी को ले जाकर घर पर ही इलाज करवाएं। भले ही आप एम्बुलेंस लेते जाएं, पर यही अवसर है जब नर्स के रूप में माँ की सेवा करके वह उनका दिल जीत सकती है और आपको भी माफ़ कर सकती है। बाकी बातें आपसे घर पर मिलकर करते हैं। आप शीघ्र ही एम्बुलेंस से डॉक्टर और मारिया भाभी को लेकर पहुँचिए। मैं सिमरन को लेकर आपके घर जा रहा हूँ। हमारी बाइक और अस्पताल की एम्बुलेंस लगभग साथ ही घर के बाहर रुकी। मारिया और भैया उसमें से उतरकर माँ वाले कमरे में पहुँचे। माँ अपने कमरे में आंखें बंद करे दर्द से करा रही थी। आशीष को देखकर पापा को बड़ी राहत मिली। पापा के पैरों में जैसे ही वह झुका तो नर्स की ड्रेस पहने मारिया भी पापा के पैर छूने बढ़ी। पापा समझ गए कि यही मारिया है। इसी बीच डॉक्टर को लिए हुए रितेश माँ के पास से पहुँच गया। जैसे उसकी दुख की खुद की माँ बीमार पड़ी हो।
वह डॉक्टर से बोला, सर मुझे लगता है कि दिल से ज़्यादा माँ के मस्तिष्क को झटका लगा है, चिंता ज़्यादा करती है। वैसे तो आप डॉक्टर हैं, मुझसे ज़्यादा जानते हैं, पर यह दृष्टिकोण मैंने इसलिए आपके सामने रख दिया कि यदि इन्हें अस्पताल में एडमिट कराना बहुत ज़रूरी हो तभी कराया जाए। रितेश डॉक्टर से बात कर रहा था और डॉक्टर ने मारिया की मदद लेते हुए माँ का चेकअप भी शुरू कर दिया। मारिया को एक इंजेक्शन लगाने की हिदायत देते हुए अपने पर्चे पर दवाएं लिखकर उन्होंने आशीष को पर्चा पकड़ाते हुए कहा, मैं समझता हूँ कि फ़िलहाल इन्हें अस्पताल में एडमिट कराने की ज़रूरत नहीं है, घर में रहते हुए भी ठीक हो सकती है, लेकिन इनको केयर की बहुत ज़रूरत है। थैंक्स डॉक्टर। पापा और भैया से पहले रितेश बोल पड़ा। मारिया को बेहोश माँ के पास छोड़ आशीष डॉक्टर के साथ वापस अस्पताल जाने लगा ताकि अपनी फार्मेसी से माँ को दी जाने वाली दवाएं और इंजेक्शन ले आए। तो रितेश भी साथ हो लिया। मैं जानती थी कि रितेश जब लौटेगा तो भैया उसका दोस्त बन चुका होगा। मारिया बेहोश माँ के पास ही बैठकर कुछ देर तक तो उनके बालों पर हाथ फेरती रही, फिर ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेकर चेक करने के बाद टेम्परेचर और बीपी चेक करने में जुड़ी तो पापा मुझे कमरे से बाहर लाते हुए बोले, ये रितेश तेरा क्लास फेलो है। हाँ, और मेरा बॉयफ्रेंड भी हूँ। मैंने पलकें नीचे कर ली। मुझे बहुत चाहता है। मैंने ज़मीन में आंखें गड़ाए हुए हाँ में गर्दन हिलाई। क्या करते हैं इसके फादर? मिलिट्री में थे, शहीद कर्नल शरद रायजादा, और माँ है। तुम उनसे मिल चुकी हो? हाँ, वह कुछ सोचते रहे, फिर बोले, अभी समय है, पढ़ाई पूरी कर लो, उसकी नौकरी लगने दो। बस एक बात का ध्यान रखना कि चुपचाप शादी न कर लेना, मुझे बता ज़रूर देना। पापा कहकर मैं उनके पैरों के पास बैठ गई। उन्होंने मुझे अपने दोनों हाथों से उठाया और मेरे सिर पर हाथ फेरने लगे। कुछ देर बाद वे बोले, चलो तुम्हारी माँ के पास चलते हैं। अंदर मारिया माँ के लिए ग्लूकोज की बोतल को टांगने के लिए उनके पलंग के पास से डिप स्टैंड को सेट कर रही थी। मैंने पूछा, भाभी माँ ठीक तो हो जाएंगी? मारिया मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारे मुंह से भाभी सुनकर बहुत अच्छा लगा। रही माँ के ठीक होने की बात, तो मैं हूँ ना, ठीक तो उन्हें होना ही पड़ेगा। कुछ ही देर बाद भैया और रितेश वापस आ गए। उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे बरसों से उनकी परगाढ़ दोस्ती रही हो। रितेश अपने घर जाने से पहले पापा के पास आकर पैर छूने झुका तो पापा ने उसे बीच में ही रोककर गले से लगा लिया। वे बोले, तुम माँ को देखने आते रहना। रितेश जाने लगा तो मैं उसे बाहर गेट तक छोड़ने गई। चलते समय उसने फ्लाइंग किस मेरी तरफ उछाल दी और मैं उससे कैच करती हुई घर के भीतर आ गई और सीधे माँ और मारिया के पास पहुँच गई। अगले 10 दिनों में मारिया के स्नेह भरे प्यार और अपनत्व से भरी कुशल सेवा और पूरे डाइट प्लान का
पालन कराने के साथ माँ के पूरे शरीर को रोज सनपज से साफ कर उन्हें पलंग पर बिठाकर अपने हाथ से खिलाना पिलाना माँ को भा गया। वो बोल पड़ी, बेटी तुम बहुत अच्छी हो, पर एक बात तो बताओ कि क्या तुम्हें अपने घर की याद नहीं सताती? जो अपने ही घर में रह रहा हो उसे और किस घर की याद सताएगी? ये पापा की आवाज़ थी जो अभी अभी आशीष को साथ लिए कमरे में घुसे थे। क्या मतलब? मतलब ये कि आशीष की पसंद की यही वो ईसाई लड़की है जो अब तुम्हारी बहू है। पापा ने कहा तो माँ ने उसे गौर से देखा, फिर पास बुलाकर अपने पास बैठाते हुए सीने से लगा लिया। मारिया भी माँ के आलिंगन में सिमट कर रह गई। उनके गले से लगकर मारिया बोली, माँ की आगोश कैसी होती है आज पता चला। मुझे तो बचपन में अनाथालय से एडॉप्ट करके मिशनरी के एक परिवार ने गोद ले लिया था। माँ ने आशीष को भी पास बुलाकर अपने सीने के दूसरे हिस्से से लिपटा लिया और बोली, तूने जो किया अच्छा किया। मुझे किसी से भी इस तरह का वादा नहीं करना चाहिए था जैसे मैंने सुजाता से कर लिया था। माँ आप विश्वास करिए, आपने अपनी सहेली से जो वादा किया था उसे मैं पूरा करूँगी। उर्मिला के लिए लड़का पसंद करके उसकी बढ़िया सी शादी कराना अब मेरी जिम्मेदारी है। आप तो बस हंसती मुस्कुराती रहो।